नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज चलाई जा रही थी, उसी सीरीज में मैं फिर आपके सामने एक नई क्लास लेके हाजिर हूं। और आज का क्लास नंबर जो है हमारा वो होगा 11। और आज हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की दूसरी क्लास होगी। एक क्लास मैं इसमें पहले आपके लिए ले चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बस इतना काम करना है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न आज का क्या है। प्रश्न है हमारा कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। यानी गुजरात जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्य का एक राज्य था। यह हमें किसके द्वारा इस बात की जानकारी मिलती है? पहला है ग्रीक विवरणों से, दूसरा है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, तीसरा है जैन परंपरा से और चौथा है अशोक के स्तंभ लेख से, दूसरे स्तंभ लेख से। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है, इससे हमारी जो 10वीं क्लास थी इसके यानी पहले वाली क्लास, उसमें एक हमारा लास्ट प्रश्न था और उस यह भी प्रश्न जो था ऐसे ही कुछ रिलेटेड था। उसमें भी यह पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था क्या वह गुजरात तक था? तो मैंने आपको उसमें बताया था कि गुजरात में सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्पगुप्त। और पुष्पगुप्त जो राज्यपाल था उसके द्वारा सौराष्ट्र में एक बांध का निर्माण करवाया गया था, जिससे जानकारी यह मिलती थी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वह कहां तक था? गुजरात तक। लेकिन ये इसकी जानकारी हमें मिलती किससे थी? तो हमने उस प्रश्न का सही जवाब दिया था कि रुम्नदेई के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। किससे? जूनागढ़ शिलालेख से। तो 23 और 24 ये दोनों प्रश्न क्या है? लगभग सेम है। तो हमारा ऑप्शन जो सही रहने वाला है इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे 25वां प्रश्न है आपके सामने कि सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? सेल्यूकस निकेटर को किस भारतीय राजा के द्वारा हराया गया था, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है समुद्रगुप्त, दूसरा है अशोक, तीसरा है बिंदुसार और चौथा है चंद्रगुप्त। तो यानी चंद्रगुप्त क्या होगा? इसका जवाब मौर्य होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को जो हराया गया था वो कब हराया गया था? तो यह घटना है, यह युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। यह युद्ध कब हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में हराया था। कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है, आगे 26 चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया? पीछे मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर 1 है 317 ईसा पूर्व में, दूसरा 315 ईसा पूर्व में, तीसरा है 305 ईसा पूर्व में। तो कौन सा सही होगा? 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को हराया गया था। नेक्स्ट 27 दिया गया मानचित्र संबंधित है। ये जो आपको एक मानचित्र दिया गया है और मानचित्र में आपसे ये पूछा गया कि ये जो अंपायर ये दिखाया जा रहा है, ये वाला अंपायर, और यहां से लेके ये यहां तक है ये। ठीक है, यानी जहां पे भी ये लाइन है, ये सारा ये वाला और ये लाइन, यह आपसे पूछा गया है कि ये एम्पायर किसका था, ये इतना बड़ा साम्राज्य किसका था? ऑप्शन नंबर 1 है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय का, ये जो साम्राज्य दिखाया गया है यानी कनिष्क उस समय शासक था, उसकी मृत्यु के समय का है ये मानचित्र है क्या? दूसरा है समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत के अभियान के उपरांत का, यानी समुद्रगुप्त ने जब भारत पे आक्रमण किया उसके दक्षिण अभियान के तो बाद का प्यारे या बच्चों, उपरांत का। यूपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है और रोजगार वाले और ये ठीक है, तीसरा है अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय का। तो ये जो हमारा इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। यानी अशोक के शासनकाल के अंतिम समय में ये जो दर्शाया गया है ये यहां तक और ये उत्तर में यहां तक, ये समय किसका दर्शाया गया है? यानी नमस्कार अशोक साथियों, का इस मैं समय मनीष क्या कुमार था? शर्मा शासन स्वागत इतना करता बड़ा हूं था। आपका एक बार कितना फिर बड़ा शासन यादविन था? स्मार्ट क्लासेस इतना पर। बड़ा शासन था। साथियों, ठीक है, जैसा कि आपको यानी पता असम है, को छोड़ के और लगभग दक्षिण भारत में श्रीलंका को छोड़ के वहां तक भारत का क्या हुआ करता था? शासक अशोक का उस समय हुआ करता था। आगे 28 किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के लिए जय हिंद प्यारे से त्रिविध दोस्तों। आधार हाल पर ही में राज्य क्या धर्म देखा की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर 1 है अशोक, दूसरा है अकबर, तीसरा है रणजीत सिंह और चौथा है आपका शिवाजी सिंह। चौथा आपका क्या है? शिवाजी सिंह। ठीक है, तो एक चीज देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। होता क्या है
कि अशोक ने एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था। और उस कलिंग के युद्ध में बहुत ही ज्यादा जन और धन की हानि हुई थी। उस कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसके कलिंग के युद्ध जय के हिंद बाद प्यारे से दोस्तों, अशोक का मैं हृदय परिवर्तित होता है और अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने कहा कि मैं अब आगे अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो तभी उसने क्या किया था कि उस युद्ध के बाद उसने जनता की भलाई के लिए चलाया था धम्म। क्या चलाया था? कि अशोक ने जनता की भलाई के लिए क्या चलाया था? तो धम्म चलाया था। तो इसका जो आपका सही जवाब यादविन रहने स्मार्ट वाला है वह क्लासेस कौन में सा स्वागत होगा? करता हूं। ऑप्शन और नंबर बच्चा ए आज इसका की सही क्लास जो जवाब डिले होगा, हो रही यानी है, आपको भी अशोक। पता होगा तो कि बारिश किसने बहुत तेज सहिष्णुता, हो रही है, उदारता और करुणा तो के नेट त्रिविध वर्क आधार इशू पर बहुत राजधर्म ज्यादा आ की रहा है, स्थापना की? उसी तो वजह से अशोक आपकी ने की। हिंदी और क्लास वो नहीं हो कौन पाई। सा राजधर्म था? तो उसका नाम था धम्म। वह कौन सा राजधर्म था? तो उस राजधर्म का नाम था धम्म। ठीक है, आगे 29, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर एक है अफगानिस्तान, दूसरा है बिहार, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है कलिंग। चौथा है कलिंग। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है उसका कौन सा सही जवाब होगा? क्योंकि अभी मानचित्र आया था जो मैं पाया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि श्रीलंका जो था वह अशोक के साम्राज्य में नहीं था। श्रीलंका जो था यह अशोक के साम्राज्य में नहीं था। और ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या दे रखा है? श्रीलंका। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि निम्न में से श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। आपसे ये पूछा जाए कि अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो अशोक के दूसरे शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। कौन से? अशोक के दूसरे शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है? अशोक के दूसरे शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। 30, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। तृतीय मुख्य शिलालेख, दूसरा है द्वितीय मुख्य शिलालेख, तीसरा है नवा मुख्य शिलालेख और चौथा क्या है? प्रथम स्तंभ शिलालेख। ये पढ़ लीजिए आप लोग। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? श्रीलंका। कौन सा नहीं था? श्रीलंका। और श्रीलंका कहां पे पड़ता है? साउथ में। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? दूसरे शिलालेख से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहने वाला है? ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, यानी द्वितीय मुख्य शिलालेख। कौन सा होगा? द्वितीय मुख्य शिलालेख। ठीक है, यही मैंने अभी आपको लास्ट जो क्वेश्चन था, पीछे वाला जो प्रश्न था, उसमें अभी आपको बताया था। नेक्स्ट आएगा आपका 31, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? किसने निर्माण करवाया था? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक है अशोक ने, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य ने, तीसरा है भगवान महावीर ने और चौथा है धनवंतरी ने। और ये आपका कब पूछा गया है? तो यह आपका पूछा गया है लोअर पीसीएस में 2015 मेंस के एग्जाम में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि अशोक ने क्या किया था कि प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। और ये निर्माण किसके बाद करवाया था? उसने कलिंग युद्ध को जीतने के बाद ये निर्माण करवाया था प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का, जिसमें कि मनुष्यों और पशुओं का क्या हो सके? इलाज हो सके। किसका? मनुष्यों और पशुओं के लिए। किसके लिए कराया था? मनुष्यों और पशुओं के लिए। किसके लिए कराया था? मनुष्यों और पशुओं के लिए। ठीक है, 32, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था रखी या नहीं छोड़ी आस्था? एक ही बात होगी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? ऑप्शन नंबर एक है तीर्थ यात्रा, दूसरा है मोक्ष में विश्वास, तीसरा है देवनाम प्रिय की उपाधि और चौथा है पशु चिकित्सालय खोले। चौथा है पशु चिकित्सालय खोले। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्रिय, जिसका अर्थ क्या है? देवताओं का प्रिय यानी प्रियदर्शी।
या देवनाम प्रिय, इसकी उपाधि अशोक ने क्या की थी, धारण की थी। और इससे यह पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी उसकी जो आस्था रही वो किसमें रही, तो हिंदू धर्म में रही। दूसरा आपसे पूछा जाए कि अशोक का नाम देवनाम प्रिय है, इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो इसकी जानकारी मिलती है मास की अभिलेख से। और मास की अभिलेख कहां पे है, तो मास की अभिलेख कर्नाटक में है। कहां पे है, देवनाम प्रिय की उपाधि कहां से पता चलती है, मास की अभिलेख से। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि ये मास की अभिलेख कहां पे है, तो मास की अभिलेख है कर्नाटक में। कहां पे है, कर्नाटक में। ठीक है, आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है अशोक के अभिलेख, दूसरा है दीपवंश, तीसरा है महावंश, चौथा है दिव्यावदान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 और 4 और चौथा है 1 और 4। चौथा है 1 और 4। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, यानी 2 और 3। कौन सा होगा, करता हूं आप लोग 2 अच्छे होंगे, और शानदार 3। जबरदस्त तो जिंदाबाद 2 और होंगे। 3 में कौन सा है, दोस्तों जैसा कि आपको पता है दीपवंश UPPCS और महावंश। कौन सा है, दीपवंश और महावंश स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई, लेकिन हुई कहां पे थी, अशोक के समय हुई लेकिन हुई कहां पे थी, तो आप लोग याद रख लीजिए तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पे हुई थी, अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। दूसरा, ऐसे कीजिए इसे आप लोग, यह है तृतीय बौद्ध संगीति पाटली पुत्र में। ठीक है, किसके समय में हुई थी, अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। पहला है मगध, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है समस्तीपुर और चौथा क्या है, राजगृह। चौथा क्या है, राजगृह। तो किसमें आयोजित की गई थी, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अच्छा, आपसे ये पूछा है कि पाटलिपुत्र में जो तीसरी बौद्ध संगीत आयोजित की थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो देख लीजिए, इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी, पाटलिपुत्र में अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिस्ने। किसने, मोगली पुत्र तिस्ने। 35, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनमें से ये पूछा गया है, मौर्य शासक आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन बौद्ध धर्म को मानने वाला था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार, पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है अशोक, तीसरा है बिंदुसार और चौथा है आपका दशरथ। चौथा है आपका दशरथ। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, आप लोग देख लीजिए। एक तो अशोक और दूसरा दशरथ। एक अशोक और दूसरा कौन सा था, दशरथ। ये जो थे ये किसको मानने वाले थे, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे, यह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो 2 और 3 कौन से ऑप्शन में आपका सही है, 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 2 और 4। यानी अशोक और राजा दशरथ ये जो दोनों थे मौर्य साम्राज्य में, ये कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे, यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आगे रज्जुक थे। मौर्य कालीन प्रशासन में रज्जुक कौन हुआ करते थे, यह आपसे पूछा गया है। पहला है चोल साम्राज्य में व्यापारी, दूसरा है मौर्य शासन में अधिकारी, तीसरा है गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग और चौथा है शक सेना में अधिकारी। दूसरा है शक सेना में अधिकारी। तो देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य में जो रज्जुक हुआ करते थे, यह क्या हुआ करते थे, मौर्य प्रशासन में यह अधिकारी
हुआ करते थे। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही जवाब रहने वाला है। जैसे आज के समय में जो आपके जिला अधिकारी होते हैं, वैसे ही मौर्य साम्राज्य में उन्हें नाम दिया गया था रज्जुक। क्या नाम दिया गया था उन्हें? रज्जुक नाम दिया गया था। दूसरा, इनको जो अधिकार प्राप्त थे वो राजस्व और न्याय दोनों के अधिकार प्राप्त थे। किसके अधिकार प्राप्त थे? राजस्व और न्याय दोनों के अधिकार इनको प्राप्त थे। रज्जुक यह क्या थे? ये अधिकारी हुआ करते थे। और अधिकारी कहां पे थे? तो मौर्य शासन में। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो रज्जुक थे यह क्या थे? तो आधुनिक जिलाधिकारी की तरह थे। ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि इनके पास शक्ति कौन सी थी? तो इनके पास राजस्व और न्याय दोनों अधिकार थे। कौन से थे? राजस्व और न्याय दोनों अधिकार थे किसके पास? तो यह रज्जुक के पास हुआ करते थे। नेक्स्ट है 37। सार्थवाहक किसे कहते थे? सार्थवाहक किसको कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है दलालों को, दूसरा है व्यापारियों के काफिले को, तीसरा है महाजनों को, और चौथा है तीर्थ यात्रियों को। चौथा है आपका तीर्थ यात्रियों को। तो इसका जो सही जवाब होगा कि सार्थवाह जो कहा जाता था वो किसको कहा जाता था? तो व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था। किसको? व्यापारियों को काफिले को कहा जाता था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। कहां से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका 38। 38 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? पहला है अग्रहारिक, दूसरा है युक्त, तीसरा है प्रादेशिक और चौथा है राजुक। चौथा क्या है? राजुक। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि अग्रहारिक जो है यह मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ठीक है। आगे आता है आपका ऑप्शन नंबर बी युक्त। युक्त जो था यह क्या था? तो युक्त हुआ करता था जिले का अधिकारी, जिसका काम क्या हुआ करता था? राजस्व वसूलना। यह क्या था? जिले का अधिकारी। इसका काम क्या था? इसका काम था राजस्व वसूलना। इसका काम क्या था मित्रों? राजस्व वसूलना। तीसरा मैं आपसे बात करूं किसकी? प्रादेशिक की। तो प्रादेशिक क्या हुआ करता था? तो प्रादेशिक भी एक मंडल प्रधान हुआ करता था। प्रादेशिक क्या हुआ करता था? एक मंडल प्रधान अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। प्रादेशिक एक मंडल प्रधान अधिकारी हुआ करता था। मंडल प्रधान अधिकारी ये कौन हुआ करता था? तो यह हुआ करता था प्रादेशिक। ठीक है। आगे हमारा लास्ट क्या है? राजुक। और राजुक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। राजुक के बारे में मैं क्या कर चुका हूं? आपको बता चुका हूं। इसको कौन से अधिकार प्राप्त हुआ करते थे? तो पहले इसके पास सिर्फ एक राजस्व का अधिकार था, लेकिन बाद में इसे न्यायिक अधिकार भी दे दिया गया। तो इसके पास राजस्व और न्यायिक दोनों अधिकार थे।
कौन से थे? राजस्व और न्यायिक दोनों अधिकार थे। ठीक है, आगे सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सारनाथ कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 1 है हर्षवर्धन, दूसरा है अशोक, तीसरा है गौतम बुद्ध, चौथा है कनिष्क। चौथा कौन सा है? कनिष्क। तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब होगा। कौन सा? सारनाथ। तो सारनाथ का निर्माण, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अशोक के द्वारा। तो ये कहां पे है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन दिए गए, आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ स्तूप है। पहला है अमरावती, दूसरा है भरहुत, तीसरा है सांची और चौथा है आपका सारनाथ। चौथा है आपका सारनाथ। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है कि जो सर्वश्रेष्ठ स्तूप है उस स्तूप का नाम क्या है? तो उसका नाम है सांची का स्तूप। और ये आपसे पूछा जाए कि सांची का स्तूप है कहां पे, तो यह है मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कौन से जिले में? रायसेन जिले में है। कौन सा? सांची का स्तूप, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, 41 सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अब ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, समय इस पे बर्बाद नहीं किया जाएगा। किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। ठीक है, आगे 42 सांची का स्तूप किसने बनवाया? फिर वही रिपीट हुआ है मित्रों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, आगे 43 विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम यह भी था। यानी सांची का जो स्तूप है उसका प्राचीनतम नाम कुछ और भी था। ऑप्शंस आपके सामने है, वो नाम क्या था? चारों ऑप्शंस आपको रीड करने हैं, उसके बाद अपना आंसर देना है। पहला है काकड़ाम, दूसरा है वेत्रवती, तीसरा है बेसनगरी और चौथा है दशरथपुर। चौथा कौन सा है? दशरथपुर। तो जो सांची का स्तूप है इसका एक और प्राचीन नाम या दूसरा नाम जो हुआ करता था उसका नाम है काकड़ाम। उसका नाम क्या है? काकड़ाम। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहने वाला है? ए सही रहने वाला है। और सांची का स्तूप कहां पे है? तो यह भी आपको पता होगा, प्राचीन नाम है। तो ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पे है? रायसेन में। कहां पे है? रायसेन में। ठीक है, आगे 44 अब ये आपको एक सूची दी गई है। इस सूची को आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको आपको मैच करना है। मैच कीजिए, एक तरफ आपको स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्मारक दिए गए हैं। दूसरी तरफ क्या दिए गए हैं? स्मारक आपको दूसरी तरफ दिए गए हैं और उन स्मारकों को आपको क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौशाम्बी में जो है यह कौन सा है? क्या धमेक स्तूप है? क्या घोषित राम मठ है? क्या रानाभर स्तूप है? या सहेत महेत स्मारक है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा पहला, कौशाम्बी में जो है वह कौन सा है? तो कौशाम्बी में जो है ये घोषित राम मठ है। कौन सा? कौशाम्बी में घोषित राम मठ है। अब दूसरी जगह हम बात करेंगे किसकी? कुशीनगर में। तो कुशीनगर में कौन सा स्तूप है? तो देख लीजिए, कुशीनगर में जो है ये रानाभर स्तूप है। कौन सा है? कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। ठीक है, आगे आपका बचा सारनाथ। सारनाथ में कौन सा स्तूप है? तो सारनाथ में धमेक स्तूप है। कौन सा? सारनाथ में धमेक स्तूप है। ठीक है, एक ही बचता है मित्रों अब आपका लास्ट, और लास्ट आपका कौन सा बचा हुआ है? श्रावस्ती। और श्रावस्ती में कौन सा होगा आपका? सहेत महेत। कौन सा होगा? सहेत महेत। ठीक है, तो सबसे पहला ए का कौन सा होगा? सेकंड। ए का सेकंड है। ठीक है, दो में है ये। और आपका बी का कौन सा होगा? थर्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, आगे 45 तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कोट की सहायता से इसका उत्तर दीजिए। यानी अशोक ने आपसे यह पूछा गया कि तीर्थ यात्रा जब की थी तो उनके स्थानों का जाने का क्रम क्या था? आपसे ये क्रम पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? क्रम आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये ऑप्शंस आपके सामने कौन कौन से दे रखे हैं। एक गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। सारनाथ और श्रावस्ती। ठीक है, तो उनके यात्रा पे जाने का एक जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी?
सबसे पहला स्थान है आपका लुम्बिनी। कौन सा है? यानी अशोक के जो तीर्थ यात्रा पे जाने का जो मार्ग था, जिसका अनुगमन किया गया, जिसका अनुसरण किया गया, वो कौन सा था? तो सबसे पहले हमने किसकी बात की? एक है आपका लुम्बिनी, और लुम्बिनी के बाद जो दूसरा स्थान जिसका अनुसरण किया गया था वह था कपिलवस्तु। दूसरा स्थान वह कौन सा था? कपिल वस्तु। अब मैं आपसे बात करूं कि तीसरा स्थान कौन सा था। मैं आपसे बात करूं कि तीसरा स्थान कौन सा था, तो इनमें से जो तीसरा स्थान था वह था गया। जिसका अनुसरण किया गया वो स्थान कौन सा था? तो तीसरा स्थान था गया। अब मैं आपसे बात करूं चौथे स्थान की, कि चौथा स्थान कौन सा था। ठीक है, इन स्थानों में से चौथा स्थान कौन सा था? तो चौथा स्थान था सारनाथ। चौथा स्थान आपका सारनाथ था। और मैं आपसे बात करूं पांचवें स्थान की, कि पांचवा स्थान कौन सा था मित्रों? इनमें से पांचवा स्थान जो था कुशीनगर था। कौन सा था? कुशीनगर। ठीक है, और अब एक ही बचा हुआ है, कौन सा? छठवां स्थान। तो छठवां स्थान आपका कौन सा बचा हुआ है? श्रावस्ती। कौन सा बचा हुआ है? श्रावस्ती। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग मैच कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा लुम्बिनी, और लुम्बिनी होगा आपका किस पे? 4 पे। उसके बाद आया है कपिलवस्तु, कपिलवस्तु आपका किस पे होगा? 2 पे, यानी 4 2। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। क्लियर? आगे 46, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के जो शिलालेख थे इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, दूसरा संस्कृत, सॉरी, पहला है संस्कृत, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है पाली, और चौथा क्या है? हिंदी। तो अशोक के जो शिलालेखों की भाषा है वह कौन सी है? प्राकृत भाषा। और आपसे अगर पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वह लिपि कौन सी है? अशोक के अभिलेखों की लिपि, तो लिपि को आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वह कौन सी है? तो लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। दूसरा, अशोक के जो 2 अभिलेख जो पाकिस्तान में पाए गए, एक मानसेहरा, दूसरा शहबाजगढ़ी, इनकी लिपि कौन सी है? तो इनकी लिपि है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, इनकी लिपि कौन सी है? खरोष्ठी लिपि। देख लीजिए आप लोग, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। कौन सा है? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, जो पाकिस्तान में पाए गए। इनकी लिपि कौन सी है? याद रख लीजिए, खरोष्ठी। कौन सी लिपि है इनकी? तो इनकी लिपि है खरोष्ठी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहने वाला है? इसका बी जवाब सही होगा। आगे, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? अभी आपको बताया है 2 थे, एक मानसेहरा, दूसरा शहबाजगढ़ी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सेकंड सही होगा, यानी शहबाजगढ़ी। ठीक है, आगे, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? जो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख लिखे गए वो कौन सी भाषा में थे? ऑप्शन नंबर 1 है पाली, दूसरा संस्कृत, तीसरा है प्राकृत, और चौथा कौन सा है? ब्राह्मी। तो अशोक के जो शिलालेख थे वो प्राचीनतम शिलालेख थे। ये कौन सी भाषा में लिखे गए? तो ये कौन सी भाषा में लिखे गए? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी प्राचीन भाषा में। आगे है 49, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है पत्थर की पट्टियों पर, दूसरा है मोहरों पर, तीसरा है स्तंभों पर, चौथा क्या है? सिक्कों पर। आप लोग इसे यहां से ऐसे समझिए, क्या कह रहा है आपसे कि ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि किसके अभिलेखों की थी? तो अशोक के अभिलेखों की थी। अशोक ने किस पे अभिलेख लिखवाए? तो पत्थर की पट्टियों पे लिखवाए। किस पे लिखवाए? पत्थर की पट्टियों पे लिखवाए। तो ऑप्शन जो इसका सही रहने वाला है 49 का, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, क्योंकि अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे, शिला यानी पत्थर, पत्थर की पट्टियों पे लिखवाए। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन सा था? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप।
अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, जिसका नाम क्या था, तो आप लोग उसका नाम समझ लीजिए, जेम्स प्रिंसेप। क्या था उसका नाम? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आगे 50, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर 1 है बुहलर ने, दूसरा है रॉबर्ट सेबेल, तीसरा है जेम्स प्रिंसेप और चौथा है कॉड्रिगटन। तो कौन सा सही होगा? किसने पढ़ा था सबसे पहले? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, आगे अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वही पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। तीसरा है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि अशोक के अभिलेखों की थी, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। चौथा है आपका अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह भी जेम्स प्रिंसेप था। आगे है 54, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन यानी डिसाइफर किसके द्वारा किया गया था? विकूटन यानी उसको पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? यह भी जेम्स प्रिंसेप होगा। 54 भी कंप्लीट हुआ आपका। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख कौन से मिले थे? यह आपका क्या है? एक अच्छा प्रश्न है। पहला है ब्राह्मी लिपि में, दूसरा है देवनागरी लिपि में, तीसरा है अरमाइक लिपि में और चौथा है आपका खरोष्टी लिपि में। आपसे कह क्या रहा है? आपसे कह क्या रहा है, यह आपको क्या करना है? देखना है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो पेशावर के निकट दो शिलालेख थे, कौन सा था? एक मानसेहरा, दूसरा शहबाजगढ़ी, और दोनों की लिपि मैंने आपको बता दी थी। दोनों की लिपि कौन सी थी? तो खरुष्टी लिपि थी। कौन सी थी? खरुष्टी लिपि। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। कौन सा? डी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो दो पाए गए, पाकिस्तान में दो कौन कौन से पाए गए? पहला पाया गया मानसेहरा, ठीक है, दूसरा कौन सा था? शाहबाज गढ़ी। ठीक है, इनमें से आपसे पूछा जाए कि इन दोनों की लिपि कौन सी थी, इन दोनों की लिपि कौन सी थी, तो आपको लिपि बता देना है कि लिपि थी इनकी खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि थी? इनकी खरोष्ठी लिपि थी। ठीक है, आगे 56, वह स्थान जहां पे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, वह कौन सा स्थान है जहां से अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चलता है? ऑप्शन नंबर 1 है नागार्जुन कोंडा, दूसरा है अनुराधापुर, तीसरा है ब्रह्मगिरी और चौथा है आपका मास्की। चौथा है आपका मास्की। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? जल्दी से आप लोग देख लीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा? इसका जो जवाब सही रहने वाला है वह है अनुराधापुर। वह है अनुराधापुर, एक ऐसा स्थान जहां से अशोक की लिपि के बारे में पता चलता है। वह कौन सा है? ठीक है, वह कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, अनुराधापुर। और ये जो अनुराधापुर है यह कहां पे है? तो ये श्रीलंका में है। अनुराधापुर मित्रों कहां पे है? श्रीलंका में है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि अनुराधापुर से और कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, अनुराधापुर से प्राप्त अभिलेख कौन से हैं? सबसे पहले सॉरी, सबसे पहला जो अभिलेख है उसका नाम है पिपर हवा। ये कहां से प्राप्त हुआ? ये अनुराधापुर से प्राप्त हुआ। दूसरा है जिसका नाम क्या है? शौह गौरा। दूसरा अभिलेख जिसका नाम क्या है? सौह गौरा। तीसरा अभिलेख जो प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है मित्रों? महास्थान। उसका नाम क्या है? महास्थान।
स्थान ये कहां से प्राप्त हुए? तो ये सारे के सारे अनुराधापुर श्रीलंका से प्राप्त हुए। कहां से? अनुराधापुर श्रीलंका से प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट 57, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर जो लिपि लिखी जाती थी वो कौन सी लिपि थी? पहला है ब्राह्मी, दूसरा है नंदनागरी, तीसरा है शारदा और चौथा है आपका खरोष्टी। तो खरोष्टी लिपि जो थी ये कहां से कैसे लिखी जाती थी? तो यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी। कौन सी? खरोष्टी लिपि। कौन सी थी? खरोष्टी लिपि। ठीक है, दाईं ओर से कहां लिखी जाती थी? बाईं ओर। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? वही है आपका सेम होगा ऑप्शन नंबर सी यानी खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन नंबर सी यानी खरोष्ठी लिपि। ठीक है, आगे 59, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह नाम कौन सा है? वह नाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने चक्रवर्ती, दूसरा है धर्मवेद, तीसरा है धर्मकीर्ति और चौथा है प्रियदर्शी। चौथा क्या है? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी, डी सही होगा। कौन सा? डी सही होगा यानी प्रियदर्शी। ठीक है, दूसरा एक और चीज याद रख लीजिए, अशोक को पुराणों में क्या कहा गया? यह अगर आपसे पूछा जाता है तो अशोक को पुराणों में कहा गया है अशोक वर्धन। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। देख लीजिए, अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने एक और नए प्रश्न की तरफ। और 60वां प्रश्न है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? पहला है आपका चक्रवर्ती, दूसरा है प्रियदर्शी, तीसरा है धर्मवेद और वही है। तो कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रियदर्शी। कौन सा होगा? प्रियदर्शी। ठीक है, 61, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के नाम से है? तो वह किसका है? अशोक का, यानी देवताओं का प्रिय। 62, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? पहला है इन पर बढ़िया पॉलिश है, दूसरा है ये अखंड है, तीसरा है स्तंभों का सैपट शुंडाकार है और चौथा है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? डी गलत होगा, क्योंकि ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। अशोक के जो पत्थरों के स्तंभ हैं यह स्थापत्य संरचनाओं के भाग नहीं है, बल्कि ये अलग अलग रचनाएं हैं। बल्कि क्या है? यह अलग अलग यानी पृथक रचनाएं हैं। यह स्थापत्य संरचनाओं के भाग नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? भाग हैं, लेकिन क्या है? ये नहीं है। तो यह क्या है? यह, सॉरी, यह अलग अलग संरचनाओं या सॉरी रचनाओं, यह अलग अलग रचनाओं के भाग हैं। ठीक है, आगे 62, निम्न में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणड्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? ऑप्शन नंबर 1 है कंगनहल्ली, दूसरा है सांची, तीसरा है शाहबाजगढ़ी और चौथा है शाहगौरा। चौथा कौन सा है? शाहगौरा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा कंगनहल्ली। कौन सा होगा? कंगनहल्ली। यह क्या है? तो यह एक बौद्ध स्तूप है। और कंगनहल्ली अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे पाया जाता है, तो यह गुलबर्गा जिले में पाया जाता है। गुलबर्गा जिला कहाँ पे है? कर्नाटक में। कौन सी नदी के किनारे है? तो यह भीमा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? यह भीमा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ए सही होगा। ये कहाँ पे है? गुलबर्गा जिले में है। गुलबर्गा जिले में
कर्नाटक नदी के, सॉरी कर्नाटक नदी नहीं, गुलबर्गा जिले में, कर्नाटक में। आपसे पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे है, भीमा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, तो यह भीमा नदी के किनारे। आगे, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है कालसी, दूसरा है रुम्निदेई, तीसरा है विशिष्ट कलिंग राजादेश और चौथा है मानसी। चौथा कौन सा है, मानसी। ठीक है, तो जो वर्णन मिलता है वह किस में मिलता है, इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, मास्की। कौन सा होगा, मास्की। ठीक है, किसका नाम मिलता है, देखिए आप लोग याद रख लीजिए अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, यह आपसे पूछा गया है। तो अशोक का नाम जो अशोक मिलता है वो किससे मिलता है, एक अभिलेख है जिसका नाम है मास्की, दूसरा अभिलेख है जिसका नाम है गुजर्रा, तीसरा अभिलेख है जिसका नाम है नित्तूर और चौथा अभिलेख है जिसका नाम है उडेगोलम। जिसका नाम क्या है, उडेगोलम। इनसे अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक। लिख लीजिए आप लोग, अशोक का नाम अशोक, मास्की, गुजर्रा, नितूर और उडेगोलम। शिलालेख से मिलता है, किससे मिलता है, उडेगोलम शिलालेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी सही होगा। आगे 65, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम अशोक उल्लिखित है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। किसमें, मास्की का लघु ये शिलालेख। नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है, तो किसमें उल्लेखित है, गुजर्रा में। कितने बताए थे, 4 बताए थे, मास्की, गुजर्रा, नित्तूर और उडेगोलम। ठीक है, आगे, अशोक का रुम्नदेई अभिलेख संबंधित है। अशोक का जो एक अभिलेख है जिसका नाम है रुम्नदेई अभिलेख, ये किससे संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है बुद्ध के जन्म से, दूसरा है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, तीसरा है बुद्ध के प्रथम उपदेश से, चौथा है बुद्ध के शरीर त्याग से। चौथा है बुद्ध के शरीर त्याग से। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा कि अशोक का जो रुम्नदेई अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो यह महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी में अशोक ने भोग कर को क्या किया, समाप्त किया। दूसरा यहाँ पे जो भू राजस्व कर था, जो पहले 1/6 लिया जाता था, उसको घटाकर कितना कर दिया, 1/8 उस कर को घटाकर कर दिया था। ठीक है, जन्म कहां पे हुआ, लुम्बिनी में। कहां पे हुआ जन्म, लुम्बिनी में। तो देख लीजिए, अशोक ने लुम्बिनी में भोग कर को समाप्त कर दिया। दूसरा,
ठीक है। तो अशोक ने लुम्बिनी में भोग कर को समाप्त कर दिया। दूसरा क्या है यहां पे इसने, दूसरा इसने क्या किया कि यहां पे भू राजस्व कर जो था वो 1/6 से घटाकर, भू राजस्व कर 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया। भू राजस्व कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है। और आज की क्लास का ये हमारा क्या था, अंतिम प्रश्न। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए जुड़िए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।